अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं अमौर प्रखंड के अंतर्गत झव्वारी पंचायत के झव्वारी गांव में है। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी अफरोज़ा खातून, जिनके पुत्र इंजीनियर शम्स नदीम जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे हम मिलवाते हैं, चुनाव संबंधित कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, शुक्रिया आपका, आपने पहल किया हमसे मिलने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका चुनावी जो उद्देश्य होगा चुनाव में, क्योंकि कई कैंडिडेट आते हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ मुद्दा होता है, लेकिन आपका क्या उद्देश्य होगा? आप जो चुनाव में आए हैं, एक नौयुवक हैं, हालांकि सीट तो महिला है, आपकी अम्मी लड़ रही है, निवेदक हैं आप। जी, क्या उद्देश्य रहेगा चुनाव में? मेरा उद्देश्य रहेगा 3। पहला उद्देश्य होगा स्वास्थ्य, और दूसरा उद्देश्य रहेगा मेरा शिक्षा, और तीसरा उद्देश्य रहेगा मेरा विकास। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके इस पंचायत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, वो है आपके पंचायत में? अगर है तो फिर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो रही बात स्वास्थ्य केंद्र का, तो हमारे यहाँ आज से नहीं, पूर्वजों से ही हमारे झव्वारी पंचायत वाले खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, 2 हॉस्पिटल हैं। एक रामनगर में है जो एलोपैथिक है, और दूसरी स्वास्थ्य केंद्र जो झव्वारी में है जो हेमोपैथिक है। लेकिन वर्षों से ये बंद पड़ा हुआ है। बिल्डिंग तो बनी हुई हॉस्पिटल, लेकिन चल नहीं रहा है। डॉक्टर नहीं है, ना डॉक्टर है, ना उसमें कंपाउंडर वगैरह कुछ तो है ही नहीं। और मेरा आने का उद्देश्य है स्वास्थ्य में। अगर स्वास्थ्य के बारे में मैं व्याख्या करूं, तो ये जो 2 हॉस्पिटल बंद पड़े हुए हैं, मैं इनको चालू करवाऊंगा। चालू करने के मतलब ये होंगे कि एक डॉक्टर की बहाली होगी उसमें, तो 8-10 कंपाउंडर, नर्स, स्वीपर वगैरह की बहाली होगी, जो हमारे झव्वारी पंचायत के ही अवाम होंगे, जो पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग सीजन करने के लिए बाहर निकलते हैं, कमाते हैं, और वो पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो एक में अगर 8-10 की बहाली होगी, तो दूसरे हॉस्पिटल जो झव्वारी में भी है, इसमें भी 8-10 कैंडिडेट की बहाली होगी, जिसमें से पढ़े लिखे लोग रोज़गार में से बेरोज़गार लोग रोज़गार मिल जाएंगे। 8-10 यहाँ मिलेंगे, तो 8-10 रामनगर से मिलेंगे, 15-20 लोग शिक्षित लोग रोज़गार में आ जाएंगे। दूसरी मुद्दा इसमें ये भी है कि एक पंचायत का जो दलपति होता है, वो वर्षों पहले इंतकाल कर चुके हैं, वो भी सीट खाली है। उनके लिए भी एक दलपति को चयन किया जाएगा, जिसमें से पंचायत का बड़ा बुरा हाल है। अगर दलपति होता, चयन कर लेता इससे पहले, तो उस पंचायत का बुरा हाल नहीं होता। मेरी निगाहों में ही नहीं, हमारी अवाम की निगाहों में है कि यहाँ का रहन सहन और यहाँ का आबो हवा कैसा है, ये हमारे अवाम, हमसे बेहतर हमारी अवाम बताएंगे। दूसरा, आपने शिक्षा की बात की। शिक्षा का क्या स्तर है आपके इस पंचायत में? शिक्षा का ये स्तर है, दरअसल लोग कहने से डरता है। अमीर लोग एक बातों से डरता है, गरीब लोग 2 बातों से डरता है। अमीर लोग सिवाय अल्लाह से डरता है, मैं हूँ, मेरे ऊपर खुदा है। और गरीब लोग 2 बातों से, 2 मुद्दों से डरता है, मैं हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह है, मेरे ऊपर अमीर लोग हैं। अगर वो कुछ बात उठाते हैं तो डर डर के बात को बंद कर देते हैं। तो शिक्षा के मामले में अगर हम आते हैं, तो शिक्षा के मामले में मेरा पहला स्टेप ये है कि हम पैसे वाले हैं, जायदाद वाले हैं। हमारे बच्चे पूर्णिया, पटना, दिल्ली पढ़ते हैं, उसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं है। हम एजुकेटेड भी हैं, हम चाहते हैं मेरा बच्चा भी एजुकेटेड रहे। लेकिन हमारे समाज में लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे इस लायक, इस स्कूल, सरकारी स्कूल के लायक भी नहीं हैं। क्यों? उस पर हम और आप गौर व फिक्र नहीं करते हैं। प्रतिनिधि हो या खास अवाम लोग हो जो एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, वो लोग भी इस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं। तो गौर व फिक्र करते भी हैं तो बात बनती नहीं है, तो इसलिए छोड़ जाता है। मेरा निगाह, और मैं ख़ास तौर से उस स्कूल पर, सरकारी स्कूल जितनी भी हैं यहाँ पर इस पंचायत के अंदर में, मैं सब पर गौर करूँगा। और आप सिर्फ गरीब, मजदूर, मिस्किन के बच्चे ही नहीं, हमारे बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ेंगे। बाकी आपने विकास की बात की। विकास का क्या ये रहेगा? क्या हाँ, किस चीज़ पर आपकी निगाह होगी? विकास में मेरा बहुत सारा फोकस है, कुछ पॉइंट आपको डील करेंगे। फर्स्ट स्टेप मेरा ये है, जो ज़रूरियात लोग हैं, जिनको सरकारी लाभ मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इंदिरा आवास,
जो जनरल दिया गया है पब्लिकों के लिए, तो मिल नहीं रहा है। फी घर नहीं मिलने के कारण, नहीं मिलने पर कहीं और किसी और को 10 घर में एक घर मिल गया, 20 घर में एक घर मिल गया। तो मेरा मुद्दा है कि घर घर इंदिरा आवास, शौचालय, लेबर कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, नली गली और नल जल 7 निश्चय योजना तो अभी आया है, लेकिन नली गली 2001 से ही पारित किया गया है, जो अवाम को क्या बेनिफिट। कंडीशन है गली नली का आपके इस पंचायत में? कंडीशन ऐसा है, अगर हम चलें या हमारे अवाम चलें तो आदत सी पड़ गई है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाहर अगर ग्रामीण के लोग अगर यहाँ पहल करें तो वो इस तरह से अपनी निगाह झुका लेते हैं, जो हमको शर्मिंदा होना पड़ता है कि आपका रास्ता ऐसा है, आपका घर ऐसा है, आपका दरवाज़ा ऐसा है, और आप इस तरह से, आप इस माहौल में आप लोग किस तरह जीते हैं। क्या आपके यहाँ नेता नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, मुखिया नहीं है, मेंबर नहीं, समिति नहीं है? बस हम लोग तो खुश नसीब हैं, है तो हर चीज़ मेरे यहाँ है, हर चीज़, लेकिन लाभ मिलता नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। इस पे मेरा मेन फोकस होगा, विकास पर। जिस तरह हम जी रहे हैं, हमारे अवाम, गरीब, मजदूर, मिस्किन लोग भी हमारे जैसे जिए। आपसे ये इस वक्त हम ये पूछना चाहेंगे कि अब तो कैंडिडेट आप बन चुके हैं, लोगों का कितना समर्थन होगा ये तो समय ही बताएगा, आपकी मेहनत बताएगी। आपके मुद्दे कितने स्वीकार होता है लोगों को, ये भी समय ही बताएगा। हम आपसे ये पूछेंगे कि चुनाव में कूद जाने से पहले आपका समाज में कोई योगदान रहा है? कभी कोई दुख दर्द में रहा? लॉकडाउन जैसे परेशानी लोगों की हुई, कोरोना काल में लॉकडाउन पूरा देश में लगा हुआ था, गरीब मजदूर लोग, इस इलाके के लोग ज़्यादा हैं, दिल्ली पंजाब वाले, सारा कारोबार ठप था। ऐसे समय पर आप कहाँ थे? आपका इस सवाल सुनने के बाद हमको इतनी खुशी मिली, अगर पब्लिकों के बीच में बांटूं तो कम पड़ जाएगा। मैं चाह रहा था कोई पब्लिक या कोई अवाम, कोई और दोस्त यार भी हमको इस तरह कोई सवाल पूछे तो मैं डील करूं। उतना भी डील नहीं कर पाऊँ जितना आपके पास टाइम नहीं हो, लेकिन कुछ तो डील कर दूं। जैसे लॉकडाउन आपने बताया अभी, लॉकडाउन में आपने क्या, आपका प्रकोप रहा, या आपने समाज में किस तरह से अपना समाज के अधीन डील किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब लॉकडाउन पड़ा तो लॉकडाउन सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं, घर के अंदर भी एक परिवार भी लॉकडाउन हो गया था, जो घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं था और बड़ा ही बुरा हाल था। एक परिवार दूसरे पर से दूसरा दूर रहना पसंद करता था, 2 फीट 2 गज की दूरी बनाए रखा था। तो इस वजह से लॉकडाउन, जो जब परिवार सीमित हो गया, आदमी अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता, रोड पे नहीं, अब सिर्फ साग सब्जी ले बाहर आ सकता है, तो जो बेचारे मजदूर लोग थे, गरीब लोग थे, मिस्किन लोग थे, उनकी तो मजदूरी बंद हो गई। जब मजदूरी बंद, मजदूरी पे ही उसका एक निशाना था परिवार का पालन करना, तो मजदूरी जब उसकी बंद हो गई तो चूल्हा भी बंद पड़ गया। लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले, ऐसी बात नहीं सब तो गरीबे हैं, ऐसी बात भी नहीं सब तो अमीर हैं, हर किस्म के लोग हैं, जी रहे हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जो गरीबों पर ख्याल किए, नज़र रखे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि लॉकडाउन में पैसे वाले जो थे अपना गोश्त, मछली, पकौड़ा, कचरी छान रहे हैं, कचौड़ी छान रहे हैं और खा रहे हैं। लेकिन पड़ोस में जो मजदूर लोग, जिसकी मजदूरी बंद, उसकी चूल्हा बंद, उसका बच्चा बिस्किट ले तरस रहा है, उसका बच्चा गोश्त मछली ले तरस रहा है, वो तो फिर दूर की बात है, खाने के लिए अनाज चावल नहीं है, रोटी नहीं है। तो मैंने जो मेरे निगाहों में गरीब मजदूर लोग थे, तो मैंने बाद नमाज मगरिब, ताकि हमको निकलने में कोई परेशानी नहीं हो, या कोई सरकारी जो गार्ड वगैरह हो वो हमें देख ना ले, हमको डंडा ना मार दे, अपनी भी इज्जत का ख्याल में रखा। तो रात के अंधेरे में मगरिब के बाद निकला, और जहाँ जहाँ हमारी निगाहों में थी ये लोग मजदूर क्वालिटी के लोग हैं या गरीब लोग हैं, तो उनको हाल समाचार पूछो, उनके नज़दीक बैठा तो अपनी परेशानी सुनाया। तो जहाँ तक हो सका, अल्लाह ने हमको जहाँ तक दिया, मैंने उनका मदद किया। एक घर नहीं कई घर, एक गांव नहीं कई गांव से मैंने ये वाकिफ़ हुआ, और फजर नमाज के बाद भी निकलता था, बाद नमाज मगरिब इशा तक मैं निकलता था, डील करता था, चाहे अनाज से हो, रुपया से हो, या अपनी बातचीत से हो। तो उनको खुश और उनके बच्चे को खुश रखा मैंने। क्या उस वक्त भी आपका ये ख्याल था कि आगे हमको चुनाव में आना? नहीं, मेरा उस वक्त कोई मुद्दा नहीं था हम चुनाव में आएंगे, लेकिन मेरा एक मुद्दा था, जिस तरह मेरे बाल बच्चे खा पी के खेलते घूमते हैं, तो उनके बाल बच्चे भी खा पी के बेफिक्र रहे कि अगर लॉकडाउन में अब्बा मजदूरी पर नहीं गए हैं, खाना तो मिल रहा है। हम अपनी खुशी
ही नहीं, हम दूसरों की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं कि आप मेरे सामने वाला अगर खुश है तो मैं खुश हूँ। यानी एक सामाजिक जिम्मेदार होने के नाते आपने ये कार्य किया। जी, जिसमें ये लॉकडाउन तो काफ़ी आया, फिर ख़त्म हुआ, 15 दिन 20 दिन फिर लॉकडाउन पड़ा, फिर ख़त्म हुआ। तकरीबन 1 डेढ़ साल चलता रहा ये। तो मोटा-मोटी हाँ, तकरीबन 1 से 1.5 साल चलता रहा। तो इस बीच में मैंने पहल किया, तो जब लॉकडाउन पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, तो जिस अवाम से मैंने मिला, जिस गरीब, मज़दूर, मिस्किन से मैंने मिला, उन लोगों ने लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ आने का पहल किया। तो हम और सामने इलेक्शन आ गई, तो पब्लिक लोग हमें कहने लगा, अगर आप जैसे लोग अगर मुखिया में हो, तो हमारे यहाँ जो हमारे समाज में गरीब है, मज़दूर है, मिस्किन है, बेवा है, मुसलमान है, विकलांग है, वो कतई कभी परेशान नहीं होगा। हमेशा जिस तरह आप खुश हैं वो भी खुश होगा, उसका बाल बच्चा भी खुश होगा, और आपके बच्चे जहाँ पर रहें आपके दिल में रहम है और उनका बच्चा भी वहाँ पर रहेगा। इससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं मिलेगी। और आप एक बार अगर आप नौकरी पर भी हैं, तो मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते नौकरी को छोड़ के आप इस मैदान जंग में आप कदम रखिए, मुखिया के लिए अप्लाई कीजिए, नॉमिनेशन कीजिए, और इलेक्शन जिताने के मालिक हम सब हैं। हम पब्लिक अपने खुद से मेहनत करके आपको कामयाब करेंगे, इसलिए अपना हक हमको मिल जाएगा। जो मेरा हक है, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, लेबर कार्ड, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, नली गली, नल जल, वाइपर लाइट, हर बिजली के हम वाइपर लाइट भी अवेलेबल किया गया है। बाढ़ पीड़ित आपदा और फसल क्षति आपदा भी मिलेंगे आपसे, चूँकि आप एक प्रोफेशनल लोग हुए और आप एक प्रोफेशनल एजुकेटेड लोग हैं और आप एक सीनियर इंजीनियर हैं। इस मुद्दे पे हम आपको चयन करते हैं, हम गरीब चयन करते हैं। हम गरीबों से ही एक मुखिया, एक मेंबर, एक समिति, एक एमएलए, एक एमपी का चयन होता है, तो हम आपको चयन कर ही सकते हैं। जी, ये है इंजीनियर शम्स नदीम साहब। इनका साफ कहना है कि चुनाव में लड़ने का सच पूछिए तो कोई ख्याल मेरा नहीं था। आज से 1 साल 1.5 साल पहले जिस वक्त लोग परेशान थे, हम एक समाज के ज़िम्मेदार होने के नाते रहम करम पर, क्योंकि हम यही देख रहे थे कि जैसा हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे ही एक गरीब इंसान भी जिनकी मजदूरी रोज़ी रोटी बंद हो गई है, ऐसे समय पर हम उनका काम आए। हालांकि उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने बाद में आकर हमसे कहा कि नहीं, आपको चुनाव में आना पड़ेगा, अगर आप नौकरी में भी है तो उनको छोड़ कर आप आइए, हम आपको जिताएंगे, ताकि आप जैसे लोगों की समाज में ज़रूरत है। और इनका साफ कहना है कि ये मेरा पहला चुनाव ज़रूर है, लेकिन लोगों का समर्थन बहुत ज़्यादा है। ये तो खैर अब तक जो लॉकडाउन वाली बात चली, आपका सवाल का बड़ा बेहतर रहा और मैं खुश हूँ। और दूसरी उस सवाल, वो तो बातिनी सवाल था, जो मैंने बातिनी जो काम किया, तो वो सिर्फ उनको पता और हमको पता था, पब्लिक अवाम के बीच। लेकिन ज़ाहिरी में एक मुद्दा भी मेरा बना है, जिसमें से झवारी हाट से एक रोड रास्ता निकलती है, चुनिया और अधांग गाँव को छूते हुए गेरिया तक पहुँचती है। ये रोड इतना जर्जर और बंजर पड़ा हुआ था, जो वर्षों से उसमें किसी के कोई मुखिया या कोई मेंबर या कोई समिति उस पर पहल नहीं किया। हालांकि पानी सूखने के बाद अवाम ही अगर किसी को तकलीफ भी 2-4-5 कोदार मिट्टी मार के ड्रेसिंग कर दिया तो ठीक है, वरना उसमें कोई पहल नहीं किया। और उस रास्ते पर जब मैंने देखा अवाम की वो परेशानी देखा, तो हमसे सहा नहीं गया। तो मैंने सोचा अगर इसमें अगर कुछ रुपये खर्च होंगे तो रुपया मेरा खर्च होगा, लेकिन लोगों की खुशी मिलेगी। जो लोगों की खुशी मिलेगी वो मेरी खुशी होगी। मैं अक्सर चाहता हूँ कि हमारे सामने वाले लोग खुशहाल रहे तो मैं भी खुश हूँ। हमारा लाख गम हो तो उस पर मैं खुश हूँ, मेरा सामने वाला तो खुश हो। तो उस पर जब पहल किया मैंने, जिसको बोलते हैं इंक्वायरी, तो उस रास्ते पे जब गया तो 2 जगह कटा हुआ था। एक जगह का दूरी कम, जहाँ पानी था कटा हुआ रोड, जिसमें से 125 फीट तकरीबन, और उसके कुछ 150-200 फीट आगे फिर एक कटान था, जिसमें से 50 से 60 फीट फिर पानी था। तो उस पे मैंने जब वहाँ के अवाम से मैंने मशवरा किया कि इस पे अगर बांस का चचाल दिया जाए तो तकरीबन कितनी बांस खा जाएगा और कितनी मजदूरी लग जाएगी। तो बोला कि मुखिया जी, अगर आप इस पे अगर पहल करेंगे तो लाखों रुपए खर्च करना होगा, जब भी ये क्लियर होगा। अगर उतना नहीं कर पाएंगे तो इस पे हाथ आप मत लगाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले बहुत सारे आते हैं हमारे सामने में, पैसे वाले हैं और दिल वाले भी हैं, लेकिन करते नहीं हैं। और आप इसे पहल मत, मैं करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम करम है, वो गफूरुर रहीम है। अल्लाह ने हर चीज़ से हमको नवाजा है। बांस का बागीचा ही हमारे अब्बा मोहतरम जो हैं अलहाज मास्टर मोहम्मद सगीरुद्दीन, वो सालियाना 2,500 से 3,000 बांस तो बिक्री ही कर देते हैं। इतनी लंबी चौड़ी बांस का बागीचा है, तो 250-300 बांस अगर लग ही जाए अल्लाह के रास्ते पे, मैं लगा दूंगा। मैंने मशवरा किया तो उसमें पुल का योजना चलाया, 2 पुल का। मुखिया नहीं होते हुए भी सड़क का 2 पुल जो मैंने निर्माण किया, 2 योजना चलाया। दोनों में मजदूरी सिर्फ लगा
तकरीबन 40,000, ये सब मैं किया अपना जेब से। अपने पॉकेट से। पुल इतनी मजबूत बनाया गया जो आज तक कभी बना नहीं था, या बनता था तो नदी, जिंदा नदी में बनता था, जिसमें बांस का एंगल जाता था कि पुल अगर पब्लिक चले तो पुल हिले नहीं। अगर बाइक पर सवार हो पब्लिक तो बाइक पर भी वो इस पार से उस पार चल जाए। अगर आपको उस पुल का भी नज़ारा हम कुछ देर बात कराएंगे, चलते चलते वहाँ भी आपको दिखाएंगे, और उस रास्ते को जो मैंने मुकम्मल किया। सही आ रहा। कुमरवा और जवारी के बीच में, जवारी हटिया से गेरिया जाने का रास्ता, बीच में सड़क कटने की वजह से गेरिया मोड़ ये जलालगढ़ से डायरेक्ट निकलता नहीं। इस रोड का, जिस रोड की चर्चा कर रहे थे इंजीनियर साहब, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपने स्तर से यह कार्य करवाया है। यहाँ चलने की स्थिति में नहीं था, साइड से मिट्टी करवा कर यहाँ ड्रेसिंग किया गया है। आने जाने का जो मामला है पूरा बंद था। तो जो ये कब हुआ है सब काम? इससे कम 3 दिन पहले फाइनल हुआ है, यानी पहले से कर रहे हैं, 3 दिन पहले तक इसको लास्ट हुआ। जी हाँ, इसको करने में लमसम 11 रोज लगा फाइनल करने में। वहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक बांस का 2 पुला, 2 योजना चला एक तरह का अपना। उसके बाद ये सब ड्रेसिंग करने में 11 रोज मुकम्मल लगा। सब ड्रेसिंग के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो पक्कीकरण की भी उम्मीद रखे कि नहीं रखे लोग? तो हाँ, मैंने अवाम से मुझसे सवाल किया ये ऐसा कब तक चलेगा, तो मैंने अवाम से कहा कि सिर्फ अभी के लिए ये फ़िलहाल आपके आने जाने रास्ता बना देता हूँ। 2022 आने वाला साल में ये पिच रोड होगी, आप 4 चक्का से, ऑटो से, बाइक से आराम से जाएंगे, सलापी वगैरह में पानी का नज़ारा देखते हुए, और आएंगे भी। मैंने आइए 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 आइए। जिसमें से ड्रेसिंग करने में 28-29 मजदूर लगे हैं सिर्फ ड्रेसिंग करने में। ऐसा बुरा हाल था, बच्चे बूढ़े तो छोड़िए, नौजवान को चलना उस रोड पे मुश्किल था, सूखा पे। ऐसा बंजर पड़ा हुआ रोड था जिसमें से कुदाल चलता भी लगता लोग हमें कुदाल मार रहा है, इतनी मिट्टी हाट थी वहाँ की। तो उस पर 29 मजदूर लगे, जो परसों काम फाइनल हुआ वहाँ का। और वहाँ के गेरिया के अवाम हमसे बहुत खुश हुए, और उन्होंने खुश होकर पूछा ये काम किसने कराया। तो इंजीनियर शम्स नदीम जो मुखिया प्रत्याशी हैं 2021 के, उन्होंने अपने पॉकेट से लाखों रुपए खर्च करके आप लोगों के लिए ये रास्ता क्लियर किया। ये रास्ता ही नहीं, इस रास्ते के नहीं होने पर जो आसपास में खेत खलियान था, मक्का का बोया हुआ है और गेहूं है, किसी का पीला है, तो अवाम जो चलते थे उस रास्ते से उसका नुकसान भी होता था। तो अवाम भी परेशान था, किसान भी परेशान थे, और चलने वाले राहगीर भी परेशान थे। तो ये जो रास्ता क्लियर हो गया तो उनकी फसल भी बच गई, वो भी परेशानी से बच गए, और रास्ता भी क्लियर हो गया। आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। उस रोड का आवागमन तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग सुबह से शाम तक चलते हैं। वो रोड झवारी हाट से गेरिया को ही नहीं जाती है, वो रोड एक मेन रोड है जो जलालगढ़ ब्लॉक से निकलती है, झवारी होते हुए अधांग गेरिया, झवारी हाट होते हुए गेरिया होते हुए रमनी बंगड़ा होते हुए पलसा को मिलती है। उसके बाद अमर ब्लॉक, एक ब्लॉक से दूसरी ब्लॉक जोड़ने वाली रोड है, वो मेन रोड है। ये रोड जंजर और बंजर पड़ा हुआ रोड को होने के नाते कुछ लोग बैसी होके अमर पहुंचते थे, तो कुछ लोग कस्बा होते हुए, बरादगा होते हुए अमर पहुंचते थे टू लाइनिंग में। प्रतिनिधि नहीं थे, उसके बावजूद भी आपने काम किया है, और इस काम से ये बात तो ज़रूर है कि समाज में एक पैगाम जाता है कि जो काम हम प्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी कर लिए हैं, कि अगर
समाज के लोग हमको जिम्मेदारी देते हैं, पंचायत वासी, तो ज़रूर इससे बेहतर अभी आज कच्ची हुआ है, कल पक्की होगा। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से।